हेलो बच्चों। आज हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं सेंटर ऑफ मास क्या है। तो मैं सत्येंद्र कुमार अपने चैनल एजुकेशन इंडियन पर आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए समझते हैं सेंटर ऑफ मास क्या है। अभी तक हम लोग जो भी इक्वेशंस डिराइव कर रहे थे, पढ़ रहे थे, वो सिर्फ पॉइंट मास के लिए था, है ना। अभी हम जो न्यूटन्स लॉ लगा रहे थे या वर्क एनर्जी वगैरह थ्योरम देख रहे थे, एनर्जी वगैरह लगा रहे थे, वहां पर हम ये मान के चल रहे थे कि मास मेरा क्या है, पॉइंट मास है। लेकिन अगर पॉइंट मास ना हो, एक से ज्यादा पार्टिकल्स हो या रिजिड बॉडी हो, तब क्या करेंगे, तब हम क्या ये न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं? ये ज्यादा जो पीछे के जितने भी थ्योरीज हैं क्या अप्लाई होगा? चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉल है, ठीक है। ये बॉल हम ऊपर फेंकते हैं तो क्या होगा, यह मान लेते हैं कि इसके बॉडी स्पिन कर रहा है और ऊपर जा रहा है। तो इसका सारा पार्टिकल क्या होगा, इसका जो सारा पार्टिकल होगा वो एक कॉम्प्लिकेटेड मोशन होगा, ना ही सर्कुलर होगा, क्या होगा पता नहीं, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मोशन होगा जिसको एनालाइज करना बहुत ही मुश्किल होगा, है ना। लेकिन एक खास पॉइंट है जो इसके सेंटर पे है, वो क्या करेगा, वो स्पिन नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, इस पॉइंट के बॉडी सारा पार्टिकल स्पिन करता हुआ दिखेगा और ये पॉइंट सीधा स्ट्रेट लाइन जाएगा, है ना। तो ये खास पॉइंट है उस बॉडी का जो क्या कर रहा है, एक सिंपल से पाथ, स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है। वहीं अगर इस बॉल को हम एक दूसरे व्यक्ति के बाद फेंकते हैं, एक आदमी यहां पे है और दूसरा व्यक्ति यहां पे है, ये दोनों क्या करता है, ये बॉल इसके पास थ्रो करता है और ये बॉल कैसे थ्रो करता है, तो स्पिन करते हुए कुछ कॉम्प्लिकेटेड मोशन में जाता है और ऐसे इस पाथ पर जा रहा है। लेकिन इसका जो पार्टिकल है, उसमें जो पार्टिकल है वो पार्टिकल एक कॉम्प्लिकेटेड मोशन में है ना। वो पता नहीं किस तरह का मोशन कर रहा है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका एक जो सेंटर वाला पॉइंट है वो हमेशा एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए यहां तक जाता है, इस दूसरे दोस्त के पास जाता है। तो एक खास पॉइंट है जो सिंपल मोशन कर रहा है ना। इसी खास पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, इस बॉडी का सेंटर, यानी यहाँ पर सारा मास हम मान लेते हैं कंसंट्रेटेड है, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा है कि हम इसके मोशन को बहुत आराम से एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा बात, अगर मान लिया जाए कि अगर हमारे पास एक रॉड है ना, तो रॉड पर कहाँ पकड़े ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे, स्टेबल रहे। अगर हम यहाँ पर पकड़ते हैं तो ये नीचे गिर जाता है, यहाँ पकड़ते हैं तो नीचे गिर जाता है, यहाँ पकड़ते हैं तो नीचे गिर जाता है, यहाँ पकड़ते हैं नीचे गिर जाता है, यहाँ पकड़ते हैं तो नीचे गिर जाता है। लेकिन एक खास पॉइंट है सेंटर पर, जिसको अगर हम पकड़ लेते हैं तो ये रॉड क्या है, स्टेबल रहता है। तो ये खास पॉइंट को हम क्या बोलते हैं कि यही इसका टोटल मास यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। तो इस बॉडी का टोटल मास इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड माना जाता है, इसलिए हम बोलते हैं इस बॉडी का टोटल मास इस सेंटर पे है, तो इसको इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पता कैसे करेंगे, तो इसके लिए कुछ मेथड्स है, कुछ टेक्निक्स है, कुछ फॉर्मूलाज है, वो देखेंगे हम लोग। सेंटर ऑफ मास ऑफ, पहले सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो अच्छा, सेंटर ऑफ मास को क्या डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ सिस्टम
है ना। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल ऑफ सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या है, तो हम ये मानते हैं इज एज्यूम इज दैट पॉइंट इज that point where we assume total mass या entire mass total mass is concentrated। तो इस पार्टिकल ऑफ सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या है, वह पॉइंट है जहां पर हम ये मानते हैं कि टोटल मास उसका वहां पर क्या है, कंसंट्रेटेड है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। तो अभी हम लोग सेंटर ऑफ मास पार्टिकल ऑफ सिस्टम, मतलब हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स है, उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। तो उसके कुछ फॉर्मूले है। मान लेते हैं कि हमारा ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई जेड, ये एक्सिस है एक्स वाई जेड है। यहां पर क्या है, बहुत सारा पार्टिकल्स है ना। ये मान लेते हैं M1 मास है, M2 मास है, ये M3 मास है, ये M4 मास है, ये M5 मास है, M6 मास है, M7 मास है। इस तरह से बहुत सारा मास है और सबका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। इसका मान लेते हैं M1 का हो गया x1 y1 z1। उसी तरह से M2 मास का हो जाएगा x2 y2 z2। इस तरह से सारे मास का अपना अपना कोऑर्डिनेट है। तो इस जो भी सेंटर ऑफ मास होगा इसका पार्टिकल ऑफ सिस्टम पे कहीं भी होगा, यहाँ पर होगा या बाहर में। एक और बात, ये जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर ही हो, बॉडी में हो, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। तो जहां भी सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर ऑफ मास का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। मान लेते हो कोऑर्डिनेट, मान लेते हैं यहां पर सेंटर ऑफ मास है, ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, तो इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। एक्स मान लेते हैं, वाई कैपिटल जेड। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट निकालेंगे कैसे, तो बोलते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा सेंटर ऑफ मास का वो क्या होगा, मास m1 मास इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस m2 मास उसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस m3 मास इंटू x3 एक्स कोऑर्डिनेट। इस तरह से जितना भी मास है सबका मास इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट ले लेंगे और बटा टोटल मास, मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू जहां तक टोटल पार्टिकल्स है, जितने पार्टिकल्स है सबका मास ऐड कर दें। तो हमें क्या मिल जाएगा, इस सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 मास इंटू y1 प्लस m2 मास इंटू y2 प्लस m3 मास इंटू y3 प्लस जहां तक है n पार्टिकल है तो अगर क्या हो जाएगा प्लस mn इंटू yn, यहाँ भी हो जाएगा mn प्लस इंटू xn और ये क्या हो जाएगा लास्ट पार्टिकल mn और टोटल मास से भाग लगा देंगे, डिवाइड कर लेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट mn। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। सिमिलरली जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, जेड सेंटर ऑफ मास ये होगा m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 प्लस mn zn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn। तो इस सेंटर ऑफ मास का जो भी इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर ऑफ मास का कुछ एक्स बाई जेड कोऑर्डिनेट होगा, वो एक्स बाई जेड कोऑर्डिनेट हम लोग ऐसे निकालेंगे, है ना, एक्स बाई जेड कोऑर्डिनेट ऐसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि
सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, 4 पार्टिकल है मेरे पास, 1 2 3 4, और चारों एक क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स पे रखा हुआ है। मान लेते हैं इसका मास है 2 kg, ठीक है। इसका मान लेते हैं 3 kg, इसका मास है 4 kg और इसका मास है 5 kg। अब ये मान लेते हैं कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टिसेस पे रखा हुआ है, तो सब साइड क्या हो जाता है, मान लेते हैं ए, सारा साइड ए। तो बताना है कि इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, है ना। तो जहां पर भी होगा उसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, एक्स बाई जेड। वो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर ऑफ मास का इस सिस्टम के, पार्टिकल सब सिस्टम का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 बटा टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। m1 मास क्या है, मान लेते हैं m1 मास है, हम x यहाँ एक्सिस इसको यहां से इससे पास करते हुए x एक्सिस ले लेते हैं और इस मास से पास करते हुए बाई एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 0 हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a0, तो ये हो जाएगा 3 इंटू a प्लस इसका भी x कोऑर्डिनेट क्या होगा, a हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 4 इंटू a प्लस 5, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 0 a हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 5 इंटू 0 बटा टोटल मास कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो गया, ये 0 3a प्लस 4 7a बाई 4 3 7 5 12 2 14 14 कट गया, कितना गया a बाई 2। एक्स कोऑर्डिनेट आ गया सेंटर ऑफ मास का a बाई 2। सिमिलरली बाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं हम लोग, बाई COM, ये क्या होगा m1 बाई 1 प्लस m2 बाई 2 प्लस m3 बाई 3 प्लस m4 बाई 4 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अब m1 मास कितना है 2, बाई कोऑर्डिनेट इसका 0 प्लस m2 मास 3 बाई कोऑर्डिनेट a प्लस m3 मास 4 बाई कोऑर्डिनेट a प्लस m4 मास 5 बाई कोऑर्डिनेट a। तो सिर्फ एक ही पार्टिकल का बाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, इसका बाकी इसका भी हो जाएगा 3 0 हो जाएगा, है ना, बाई कोऑर्डिनेट 0, बाकी इन दोनों का बाई कोऑर्डिनेट a और a होगा। टोटल मास अभी भी वही होगा 14 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 0 4a प्लस 5a 9a बाई 14। इसका बाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, बाई सेंटर ऑफ मास ये हो गया। जेड CM क्या हो जाएगा, जेड सेंटर ऑफ मास ये तो 0 हो जाएगा, सबका जेड कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। तो ये पार्टिकल कहां पे होगा, तो x बराबर a बाई 2 मतलब बीच में, और 9a बाई 14 तो कहीं यहां पर होगा a बाई, यहीं कहीं होगा, यहां से a बाई 9 a बाई 14, तो ये हो जाएगा a बाई 2 और ये हो जाएगा 9a बाई 40। ये हो गया सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस तरह से हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि 3 पार्टिकल का सिस्टम है और तीनों एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पर रखा हुआ है,
इसका मास मान लेते हैं m, इसका मास है 2m, इसका मास है 3m। ठीक है, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? सारा साइड ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल सारा साइड ए, तो इसका सेंटर ऑफ मास बताना। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास बताने के लिए हम क्या करते हैं, इधर एक्स एक्सिस ले लेते हैं और इसका वाई एक्सिस, इधर वाई एक्सिस ले लेते हैं। तो हमको सेंटर ऑफ मास पता करने के लिए सब मास का क्या पता होना चाहिए? कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, एक्स बाई जेड। क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है तो जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। बाई कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा 0। इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, बाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। इसका एक्स और बाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, है ना। अब क्या होगा देख लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये 60 डिग्री होगा। हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो इसका इस लाइन का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? a cos 60 डिग्री, a cos 60 थी, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा a cos 60। a cos 60 कितना होगा? cos 60 हाफ होता है तो a बाई 2 हो जाएगा, a बाई 2। बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो a sin 60, a sin 60, तो a sin 60 होता है √3/2। ये हो गया इसका एक्स और बाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब सबका एक्स और बाई कोऑर्डिनेट पता चल गया है तो हम क्या कर सकते हैं? सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स सेंटर ऑफ मास m1 x1 m2 x2 प्लस m3 x3 बाई टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 मास इसको मान लेते हैं, m2 इसको, m3 इसको। तो m1 मास का कोऑर्डिनेट मास हो गया है, कोऑर्डिनेट हो गया 0 x कोऑर्डिनेट, प्लस m2 मास हो जाएगा 2m x कोऑर्डिनेट a, प्लस m3 मास 3m इंटू x कोऑर्डिनेट a बाई 2 बटा टोटल मास 3 2 5 1 6 6m। ये हो जाएगा 2m प्लस 3m a बाई 2 बाई 6m। क्या हो जाएगा? 4 3 7 7m बाई 6 गुना 12 m से m कैंसिल हो जाएगा 7/12। यह गया एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली बाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं हम लोग। ये क्या होगा? m1 बाई 1 प्लस m2 बाई 2 प्लस m3 बाई 3 बाई टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 मास m, x को बाई कोऑर्डिनेट 0, m2 मास 2m बाई कोऑर्डिनेट a, m3 मास 3m बाई कोऑर्डिनेट a, सॉरी बाई कोऑर्डिनेट 2m के 0 हो जाएगा, x बाई, इन दोनों का बाई कोऑर्डिनेट 0। बस इसका बाई कोऑर्डिनेट होगा 3m इंटू a √3/2 बटा टोटल मास 12 है। तो बाई सी एम कितना हो जाएगा? ये तो 0 0 3m 3√3 ma बाई 24m, m से m कैंसिल 8 हो जाएगा √3/8a। तो इसका बाई कोऑर्डिनेट सिर्फ क्या हो जाएगा? √3/8, √3/8a। इसका हो गया 7/12a एक्स कोऑर्डिनेट, ये बाई कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से हम किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एक्स बाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, जेड कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, अगर हमें पार्टिकल का एक्स बाई जेड कोऑर्डिनेट पता हो सब पार्टिकल का। तो ठीक है, अब हम मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर के टर्म में किस तरह से सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करते हैं वो देख लेते हैं। Center of mass in terms of position vector। मान लेते हैं कि ये m1 मास है, ये m2 मास है, ये m3 मास है, इस तरह से बहुत सारा मास है इसमें। इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा, मान लेते हैं ये R1 है, ये मान लेते हैं R2 है, और ये कितना है R3। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर है, तो इसका RCOM यानी पोजीशन वेक्टर, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस अप टू Mn Rn बाई टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस अप टू Mn, ये हो जाएगा, है ना। अब इसे क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इस पर। एक पार्टिकल का दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि एक 1 kg का मास है, पार्टिकल है जिसका मास 1 kg है, और दूसरा 3 kg मास है। 1 kg मास का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2i प्लस 5j प्लस 13k, और 3 kg मास का जो पोजीशन वेक्टर है ये -6i प्लस 4j और -6i प्लस 4j -2k मीटर, ये है ये मीटर। तो हमसे बोलता है कि इसके पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर बताओ, तो RCOM कितना हो जाएगा, M1 R1 प्लस M2 R2 बाई टोटल मास M1 प्लस M2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा M1 मास हो गया मेरा 1 इंटू 2i प्लस 5j प्लस 13k प्लस M2 मास हो जाएगा 3 kg, 3 kg इंटू -6i प्लस 4j और -2k। ठीक है, बटा टोटल मास कितना हो जाएगा, 3 + 1 4। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i प्लस 5j प्लस 13k प्लस माइनस 18i प्लस 12j और -6k, टोटल मास 4। तो RCOM क्या हो जाएगा इसका, RCOM हो जाएगा 2i -18j कितना हो जाएगा, -6i और प्लस 12 + 5 17j और प्लस 7k बाई 4। ठीक है, तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का, RCOM का। यही आंसर होगा, दिस इज योर आंसर। तो बच्चों ये था मेरा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर के टर्म में और एक्स कोऑर्डिनेट के टर्म में। ठीक है, तो अब छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छा कीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।